और हमले से 3 दिन पहले यानी कि 23 नवंबर को कराची के समुद्री रास्ते से एक भारतीय नाव के जरिए ये आतंकी भारत आए थे और जिस नाव से ये आतंकी भारत आए थे वो नाव भी आखिर में भारतीय ही थी। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। 26 नवंबर 2008 की शाम तक मुंबई रोज की तरह चहलकदमी कर रही थी और शहर के हालात पूरी तरह से सामान्य थे और लोग हर दिन की तरह बाजारों में खरीदारी कर रहे थे और कुछ लोग मरीन ड्राइव पर रोज की तरह समुद्र से आ रही ठंडी हवा का लुत्फ भी उठा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़नी शुरू हुई वैसे वैसे मुंबई की सड़कों पर चीख पुकार भी तेज होती। 26 नवंबर 2008 की शाम हमेशा की तरह मुंबई की सड़कों पर जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। अपने कल से अनजान हर कोई अपने काम में बिजी था। किसी ने बुरे सपने में भी नहीं सोचा था कि अब से बस कुछ ही घंटे बाद मुंबई में ऐसी तबाही होगी जिसे मुंबई शहर कभी नहीं भुला पाएगा। और उस रोज पाकिस्तान से आए जैश-ए-मोहम्मद के 10 आतंकवादियों ने मुंबई को बम धमाकों और गोलीबारियों से दहला दिया था। और इस आतंकी हमले को 16 साल हो गए, लेकिन ये भारतीय इतिहास का वो काला दिन है जिसे कोई चाह कर भी नहीं भुला सकता। और आतंकियों के हमले में 160 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 300 से भी ज्यादा लोग घायल हुए थे। और हमले से 3 दिन पहले यानी कि 23 नवंबर को कराची के समुद्री रास्ते से एक भारतीय नाव के जरिए ये आतंकी भारत आए थे और जिस नाव से ये आतंकी भारत आए थे वो नाव भी आखिर में भारतीय ही थी और आतंकियों ने उस पर सवार 4 भारतीयों को मौत के घाट उतारते हुए उस नाव पर कब्जा किया था। हालांकि समुद्र के रास्ते से आई बोट में 8 नहीं बल्कि टोटल 10 लड़के थे, जहां 10 में से 8 लड़के बोट से उतरकर सड़क के रास्ते अपनी अपनी लोकेशन पर पहुंच रहे थे, तो वही बाकी के 2 लड़के अपनी टारगेट। और रात तकरीबन 8 बजे ये आतंकी कुलावा के पास कप परेड के मछली बाजार में उतरा था और यहाँ से वो 4 समूहों में बढ़ चुका था और टैक्सी लेकर अपनी अपनी मंजिलों की ओर आगे बढ़ चुके थे। रात का वक्त था और ऐसे में एक ही उम्र के 8 लड़के कंधों पर 2 बड़े बड़े बैग लेकर बिना कुछ बताए वहां से निकल लेते हैं। भरत को इन लड़कों पर शक होता है, जिस कारण वो आगे चलकर इस घटना की जानकारी मुंबई पुलिस को भी देते हैं। लेकिन पुलिस और बताया जाता है कि जब ये आतंकी मछली बाजार में उतरे थे तो इन आतंकियों को देखकर वहां के मछुआरों को शक भी हुआ था और जानकारी के अकॉर्डिंग मछुआरों ने इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस के पास भी पहुंचाई थी, लेकिन पुलिस ने इस पर कुछ खास ध्यान नहीं दे पाया था। भरत को इन लड़कों पर शक होता है, जिस कारण वो आगे चलकर इस घटना की जानकारी मुंबई पुलिस को भी देते हैं। लेकिन पुलिस बात को हल्के में लेते हुए कोई कार्रवाई नहीं करती। बाद में कार्रवाई ना करना ही मुंबई पुलिस की सबसे बड़ी गलती साबित होती है। अगर समय रहते मुंबई पुलिस कोई कार्रवाई करती तो शायद मुंबई में मौत का तांडव ना देखने को मिलता। और पुलिस को रात के 9:30 बजे छत्रपति शिवाजी रेलवे टर्मिनल पर भी गोलीबारी की खबर मिली थी और बताया जाता है कि यहां रेलवे स्टेशन के मुख्य हॉल में 2 हमलावरों ने अंधाधुंध गोलीबारी भी की थी और इन हमलावरों में एक मोहम्मद अजमल कसाब था जिसे फांसी दी जा चुकी है और दोनों हमलावरों ने AK-47 राइफलों से लगातार 15 मिनट तक गोलीबारी की और 52 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और 100 से भी ज्यादा लोगों को घायल किया था। अफरा तफरी और चीख पुकार के बीच दोनों इस तरह फायरिंग कर रहे थे जैसे मानो कोई वीडियो गेम खेल रहा हो। इन दोनों आतंकियों का सिर्फ एक ही मकसद था और वो था मुंबई के सबसे बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर अधिक से अधिक लोगों की मौत। स्टेशन पर काम करने वाले लोगों और रेलवे पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन को किस तरह हैंडल किया जाए। फिर भी दोनों आतंकियों को रोकने के लिए रेलवे पुलिस हर एक कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है। दरअसल दोनों लड़के पहले से ही प्लान बनाकर आए थे और उनके पास हर तरह के हथियार मौजूद थे। और आतंकियों की ये गोलीबारी सिर्फ शिवाजी टर्मिनल तक सीमित नहीं रही। दक्षिणी मुंबई का लियोपोल्ड कैफे भी उन चंद जगहों में से एक था जो आतंकी हमले का निशाना बना था और मुंबई के नामचीन रेस्तराओं में से एक इस कैफे में भी हुई गोलीबारी में 10 लोग मारे गए थे और 10 लोगों में कई विदेशी भी शामिल थे।
लियोपोल्ड कैफे में अपनी शाम को हसीन बनाने में डूबे हुए लोगों को आने वाले पल की कोई खबर नहीं थी। पार्टियों में मशगूल लोगों में से किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये रात उनके लिए आखिरी रात साबित होगी। वो खुशी और जश्न के माहौल में खोए हुए थे कि तभी दो जवान लड़के हाथों में हथियार लिए कैफे में बैठे हर एक शख्स के खून के प्यासे बन जाते हैं। लियोपोल्ड कैफे मुंबई का एक बेहद जाना माना कैफे है, जहां लोगों की हमेशा भीड़ रहती है। इस कैफे पर फॉरेनर्स का भी हमेशा से आना जाना रहा है। कैफे की पॉपुलैरिटी और फॉरेनर्स की प्रेजेंस के कारण ही इस कैफे को टारगेट किया जाता है। दोनों आतंकी लियोपोल्ड कैफे में घुसते ही कई राउंड फायरिंग करते हैं। अचानक और रात 10:30 बजे खबर आई कि विले पार्ले इलाके में एक टैक्सी को बम से उड़ा दिया गया है, जिसमें ड्राइवर के साथ साथ एक यात्री भी मारा गया है। और इसके करीब ही 15 से 20 मिनट पहले बोरी बंदर से भी ठीक इसी तरह के धमाके की खबर मिली थी, जिसमें एक टैक्सी ड्राइवर और 2 यात्रियों की मौत होने की जानकारी मिली थी। और इन हमलों में तकरीबन 15 लोग घायल हुए थे। आतंकी टैक्सी में ट्रैवल करते समय ड्राइवर को बातों में उलझाकर उनमें बॉम्ब लगा देते और फिर खुद टैक्सी से उतर जाते। टैक्सी ब्लास्ट के जरिए भी वो मुंबई को दहला रहे थे। और भारतीय इतिहास के सबसे भयावह आतंकी हमलों में से एक हमले की कहानी यही खत्म नहीं होती। 26/11 के 3 बड़े मोर्चों में मुंबई का ताज होटल, ओबराय होटल, ट्राइडेंट होटल और नरीमन हाउस भी शामिल था। आतंकी मुंबई के होटल ट्राइडेंट में घुसे थे और होटल में 380 मेहमान मौजूद थे। आग की लपटें ट्राइडेंट से भी उठ रही थी। आतंकी मौत का खूनी खेल खेल रहे थे, लेकिन एनएसजी के कमांडो को ऑपरेशन ट्राइडेंट में कामयाबी मिल चुकी थी। और जब हमला हुआ तो ताज होटल में 450 लोग और ओबराय होटल में 380 लोग मौजूद थे। और खास तौर से ताज होटल की इमारत से निकलता हुआ धुआं बाद में मुंबई में हुए हमले की पहचान बन गया। यानी कि 27 नवंबर को खबर मिलती है कि ताज होटल के सभी बंधकों को छुड़ा लिया गया है। लेकिन बाद में खबर मिलती है कि कुछ लोग अभी भी आतंकियों के कब्जे में ही हैं, जिनमें कई विदेशी भी शामिल थे। आग लगी, गोलियां चली, बंधकों को लेकर उम्मीदें टूटती और जुड़ती रही। देश के जाबाज जवानों की गोलियों ने आतंकियों को मौत के घाट उतार डाला था। अब तैयारी थी सर्च ऑपरेशन की, होटल ताज का चप्पा चप्पा छानने की। हमलों के दौरान दोनों ही होटल रैपिड एक्शन फोर्स आरपीएफ, मरीन कमांडो और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी कमांडो से घिरे रहे। और मीडिया की लाइव कवरेज से आतंकवादियों को खासी मदद मिली, क्योंकि उन्हें सुरक्षा बलों की हर हरकत के बारे में टीवी पर पता चल रहा था। फिर आतंकियों को नेस्तनाबूद करने के लिए देश के वीरों ने जान की बाजी लगा दी। एनएसजी के कमांडो ने खौफ के खात्मे की कसम खाई, तो मुंबई पुलिस से लेकर रैपिड एक्शन फोर्स ने भी आतंक के खिलाफ अपने अपने हथियार के मुंह खोल दिए। 9 आतंकी मार दिए गए और सबसे खूंखार आतंकी अजमल आमिर कसाब को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी पर लटका दिया गया। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच 3 दिनों तक मुठभेड़ चलती रही थी। इस दौरान मुंबई में धमाके हुए, आग लगी, गोलियां चली और बंधकों को लेकर उम्मीदें टूटती और जुड़ती रही। न सिर्फ भारत से 1.25 अरब लोगों की, बल्कि दुनिया भर की नजरें ताज होटल, ओबराय होटल और नरीमन हाउस पर टिकी हुई थी। पूरे 60 घंटे तक, यानी 27 नवंबर से 30 नवंबर तक आतंकवादियों और जवानों के बीच जंग चलती रही। धमाके हुए, आग लगी, गोलियां चली, बंधकों को लेकर उम्मीदें टूटती और जुड़ती रही। देश के जाबाज जवानों की गोलियों ने आतंकियों को मौत के घाट उतार डाला था।
और जिस दिन ताज होटल पर हमला हुआ उस दिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ की संसदीय समिति के कई सदस्य होटल में मौजूद थे। हालांकि इनमें से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। हमले की जब शुरुआत हुई तो यूरोपियन संसद के ब्रिटिश सदस्य सज्जाद करीम ताज की लॉबी में ही थे। तक आतंकियों का तीसरा ग्रुप हाफिज और जावेद ताज होटल के मेन एंट्रेंस से होटल में घुस जाते हैं। उनके होटल में एंटर करते ही होटल ताज गोलियों की तड़तड़ाहट और बम के धमाकों से गूंज उठता है। जैसे ही अडानी की टीम को इस हमले के बारे में पता चलता है, अडानी को तुरंत किचन के जरिए बेसमेंट में ले जाया जाता है, जहां वो रात भर रहते हैं और सुबह उन्हें मार्कोस कमांडो सेफली रेस्क्यू कर लेते हैं। अडानी तो सेफ हो चुके थे, लेकिन अभी भी यहाँ हजारों लोगों की जान दांव पर लगी थी। दोनों आतंकी लगातार फायरिंग कर रहे थे। गोलीबारी की आवाज सुनकर हर तरफ डर का माहौल था। और दो हमलावरों ने मुंबई में यहूदियों के मुख्य केंद्र नरीमन हाउस को अपने कब्जे में कर रखा था। वहां कई लोगों को बंधक बनाया गया और फिर एनएसजी के कमांडोज ने नरीमन हाउस पर धावा बोला और घंटों चली लड़ाई के बाद हमलावरों का सफाया किया गया था। लेकिन दुख की बात यह थी कि एक एनएसजी कमांडो भी शहीद हो चुका था। और कमरों में मौजूद आम नागरिकों को बाहर निकालना एक बहुत कठिन काम था। ऑपरेशन के दौरान एनएसजी के कमांडो के पैर में गोली लग गई और संदीप उन्नीकृष्णन उनके बचाव में आए। और 29 नवंबर की सुबह तक 9 हमलावर आतंकियों का सफाया हो चुका था और अजमल कसाब के तौर पर एक हमलावर पुलिस की गिरफ्त में भी आ चुका था और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में आ चुकी थी। लेकिन इससे पहले 160 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी थी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।